नमस्कार। खबर स्नैप में आपका स्वागत है। तो चलिए बिना समय गवाए करते हैं चर्चा आज की खबरों पर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम की ऑपरेशन ब्लू स्टार पर की गई टिप्पणी से देश की राजनीति में हलचल मच गई है। इस मुद्दे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। चिदंबरम के बयान के बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला तेज कर दिया है। बीजेपी प्रवक्ता आरपी सिंह ने कहा कि ऑपरेशन ब्लू स्टार कोई राष्ट्रीय आवश्यकता नहीं थी, बल्कि ये इंदिरा गांधी की एक राजनीतिक भूल थी। उन्होंने आरोप लगाया कि 1984 के चुनावों से पहले राष्ट्रवाद को भड़काने के लिए सिखों को गलत तरीके से राष्ट्र विरोधी दिखाया गया, जिसका खामियाजा न केवल इंदिरा गांधी को भुगतना पड़ा बल्कि पूरे सिख समुदाय को भुगतना पड़ा। उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली और पंजाब में हजारों सिखों की हत्या एक सोची समझी राजनीतिक साजिश थी। चिदंबरम ने कसौली में खुशवंत सिंह साहित्य महोत्सव में कहा था कि 1984 में इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार के तहत ऑपरेशन ब्लू स्टार एक गलत तरीका था। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी ने इस गलती की कीमत अपनी जान देकर चुकाई। उन्होंने ये भी कहा कि सेना को बाहर रखकर स्वर्ण मंदिर को पुनः प्राप्त करने के लिए ऑपरेशन ब्लैक थंडर सही तरीका था। उत्तर प्रदेश की राजनीति में आज एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम देखने को मिला। राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामपुर में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान से उनके आवास पर मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने मीडिया से बातचीत में कहा कि आजम खान पर राजनीतिक विद्वेष की भावना से कार्रवाई की गई है। उन्होंने वर्तमान सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है और बेरोजगारी चरम पर है। उन्होंने सरकार के प्राइमरी स्कूल बंद करने के फैसले को भी निंदनीय बताया। मौर्य ने बरेली में हुई हिंसा को भाजपा की सोची समझी साजिश करार दिया और आरोप लगाया कि भाजपा हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा कि आजम खान ने बेदाग राजनीति की है और उन पर लगाए गए आरोप लोकतंत्र पर धब्बा हैं। वहीं आजम खान ने कहा कि उनका ध्यान अभी स्वास्थ्य पर है। इस मुलाकात को लेकर सियासी गलियारों में अटकलों का बाजार गर्म है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने अफगानिस्तान में तालिबान शासन के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी की भारत यात्रा के बीच एक महत्वपूर्ण बयान दिया है। ओवैसी ने भारत सरकार से तालिबान के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने की वकालत की है। उन्होंने कहा कि केवल बातचीत करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि भारत को अपनी सुरक्षा और रणनीतिक हितों की रक्षा के लिए काबुल के साथ पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित करने चाहिए। ओवैसी ने 2016 में संसद में दिए अपने भाषण का हवाला देते हुए कहा कि उन्होंने तालिबान की वापसी की भविष्यवाणी की थी और तभी से बातचीत की वकालत कर रहे हैं। उन्होंने ईरान में चाबहार बंदरगाह के महत्व पर भी जोर दिया, जिससे अफगानिस्तान तक एक मार्ग स्थापित हो सकता है, जिससे चीन और पाकिस्तान के मुकाबले भारत की स्थिति मजबूत होगी। ओवैसी का ये बयान ऐसे समय में आया है जब भारत की अफगानिस्तान नीति पर सवाल उठ रहे हैं। हाल ही में भारत और अफगानिस्तान के एक संयुक्त बयान पर पाकिस्तान ने कड़ी आपत्ति जताई है, जिसमें कश्मीर के मुद्दे का उल्लेख किया गया था। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा है। उन्होंने योगी आदित्यनाथ की तुलना परोक्ष रूप से घुसपैठियों से करते हुए उन्हें उत्तराखंड वापस भेजने की मांग की है। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी के पास झूठे आंकड़े हैं और उत्तर प्रदेश में भी घुसपैठिए मौजूद हैं, जिनमें मुख्यमंत्री भी शामिल हैं, क्योंकि वे उत्तराखंड से हैं। लखनऊ में राम मनोहर लोहिया की पुण्यतिथि पर बोलते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी के आंकड़े फर्जी हैं और जो लोग पलायन के आंकड़े दे रहे हैं उनके अनुसार उत्तर प्रदेश में भी घुसपैठिए हैं। उन्होंने सवाल किया कि इन घुसपैठियों को कब हटाया जाएगा, खासकर उन्हें जो विचारधारा के लिहाज से भी घुसपैठिए हैं और पहले किसी और पार्टी के सदस्य थे। अखिलेश यादव का ये बयान गृह मंत्री अमित शाह के उस बयान के बाद आया है जिसमें उन्होंने कुछ राजनीतिक दलों पर घुसपैठियों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करने का आरोप लगाया था। इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। नमस्कार और स्वागत है। आज हम बात करेंगे बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती को लेकर उठे सवालों की। आजाद समाज पार्टी के प्रमुख और सांसद चंद्रशेखर आजाद रावण ने मायावती पर निशाना साधते हुए कई गंभीर सवाल उठाए हैं। चंद्रशेखर आजाद ने प्रयागराज में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि मायावती जिस तरह से भाजपा सरकार की तारीफ कर रही हैं, उससे लगता है कि वो डरी हुई हैं। उन्होंने सवाल किया कि आखिर मायावती को कौन डरा रहा है? क्या उनकी कमजोरी का कोई राज है जिसके चलते उन्हें दबाव में काम करना पड़ रहा है? चंद्रशेखर ने यह भी कहा कि दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं और ऐसे में मायावती का सरकार की तारीफ करना समझ से परे है। उन्होंने रायबरेली की एक घटना का जिक्र करते हुए दलितों की स्थिति पर चिंता जताई। मायावती ने हाल ही में लखनऊ में एक कार्यक्रम में विपक्षी दलों पर निशाना साधा था और भाजपा सरकार की तारीफ की थी। चंद्रशेखर के इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में अटकलों का बाजार गर्म है।
समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान एक बार फिर सुर्खियों में हैं। जेल से रिहा होने के बाद से ही वे लगातार चर्चा का विषय बने हुए हैं। हाल ही में उन्हें वाई श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई है, जिससे राजनीतिक गलियारों में अटकलों का बाजार गर्म है। जेल जाने से पहले सरकार ने उनकी वाई श्रेणी की सुरक्षा वापस ले ली थी। अब 23 महीने बाद रिहाई के बाद प्रशासन ने उन्हें फिर से ये सुरक्षा प्रदान की है। उनके रामपुर स्थित आवास पर लगातार नेताओं और समर्थकों का आना जाना लगा हुआ है। ऐसे में आजम खान को वाई श्रेणी की सुरक्षा मिलना कई सवाल खड़े करता है। राजनीतिक विश्लेषक इसे आने वाले समय में होने वाले संभावित राजनीतिक बदलावों का संकेत मान रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि आजम खान की ये सुरक्षा उन्हें किस दिशा में ले जाती है। आम आदमी पार्टी की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने मध्य प्रदेश सरकार पर बाबा साहब अंबेडकर को लेकर दिए गए एक विवादित बयान पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया है। भारद्वाज ने ग्वालियर के एक वकील द्वारा अंबेडकर पर की गई कथित अभद्र टिप्पणी को लेकर भाजपा सरकार से सवाल किया है कि उसे अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है। उन्होंने इस मामले में जातिवादी हिंसा भड़कने की आशंका भी जताई है। भारद्वाज ने भाजपा की आईटी सेल के प्रमुख द्वारा साझा की गई एक पोस्ट का हवाला देते हुए कहा कि अगर सरकार को पता है कि उक्त वकील देशद्रोह कर रहा है तो उसके खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम एनएसए के तहत मुकदमा क्यों नहीं दर्ज किया गया। उन्होंने सोनम वांगचुक पर एनएसए लगाने का उदाहरण देते हुए इस मामले में ढिलाई बरतने पर सवाल उठाए। भाजपा नेता ने वकील की एक तस्वीर भी साझा की थी, जिसमें वो कांग्रेस विधायक के साथ दिखाई दे रहे हैं और आरोप लगाया था कि कांग्रेस अंबेडकर का अपमान करवा रही है। नमस्कार और स्वागत है। आज की बड़ी खबर बिहार से है। राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटे तेजस्वी यादव आज दिल्ली पहुंच रहे हैं। कलराउज एवेन्यू कोर्ट में लैंड फॉर जॉब मामले में उनकी पेशी होगी। विशेष अदालत इस मामले में अपना फैसला सुना सकती है। कोर्ट ने पिछली सुनवाई में फैसला सुरक्षित रख लिया था और सभी आरोपियों को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने का निर्देश दिया था। सीबीआई ने इस मामले में लालू परिवार पर 2004 से 2009 के बीच रेल मंत्री रहते हुए नौकरी के बदले जमीन लेने का आरोप लगाया है। कोर्ट यह तय करेगा कि लालू, राबड़ी, तेजस्वी और अन्य आरोपी दोषी हैं या नहीं। अगर दोषी पाए जाते हैं तो सजा का ऐलान भी किया जा सकता है। वहींद्री होने की स्थिति में आरजेडी के लिए ये एक बड़ी राहत होगी। इस मामले पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। आगे की जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी सुभासपा के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने एक बार फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की खुलकर प्रशंसा की है। उन्होंने आजमगढ़ की एक सड़क के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की पिछली सरकारों पर जमकर हमला बोला। राजभर ने कहा कि जो विकास कार्य सपा बसपा के शासनकाल में नहीं हो पाया उसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पूरा किया जा रहा है। राजभर ने बताया कि आजमगढ़ में अहिरौला कप्तानगंज मार्ग की जर्जर हालत को लेकर स्थानीय लोगों ने उनसे शिकायत की थी। उन्होंने कहा कि 21-22 सालों तक सपा और बसपा की सरकारें रहीं, लेकिन इस महत्वपूर्ण सड़क पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। स्थानीय लोगों के आग्रह पर उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर सड़क निर्माण का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने तुरंत मामले की जांच कराई और बजट स्वीकृत कर दिया। राजभर ने मुख्यमंत्री को धन्यवाद देते हुए कहा कि योगी सरकार में विकास कार्य तेजी से हो रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि जल्द ही आजमगढ़ में एक बड़ी रैली का आयोजन किया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी आमंत्रित किया गया है ताकि जनता जान सके कि सपा बसपा के शासनकाल में जो काम नहीं हुआ वह योगी सरकार में संभव हो पाया है। नमस्कार और स्वागत है। आज की बड़ी खबर केरल से है। केंद्रीय राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने अपने पद से इस्तीफे की पेशकश की है। उन्होंने भाजपा के नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद सी सदानंदन मास्टर को उनकी जगह केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल करने की सिफारिश की है। गोपी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि सदानंदन मास्टर का राज्यसभा के लिए नामांकन उत्तरी कन्नूर जिले की राजनीति में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि उन्हें हटाकर सदानंदन मास्टर को केंद्रीय मंत्री बनाया जाना चाहिए। उनका मानना है कि ये केरल के राजनीतिक इतिहास में एक नया अध्याय होगा। पेट्रोलियम और पर्यटन राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने आगे कहा कि वे प्रार्थना करते हैं कि सदानंदन जल्द ही मंत्री बने। इस कार्यक्रम में सदानंदन भी मौजूद थे। गोपी, जो एक अभिनेता से राजनेता बने हैं, ने कहा कि उन्होंने अपना फिल्मी करियर छोड़कर मंत्री बनना नहीं चाहा था। उन्होंने ये भी कहा कि हाल के समय में उनकी आय में काफी कमी आई है। अब देखना यह है कि पार्टी इस प्रस्ताव पर क्या निर्णय लेती है। खबरों के लिए बने रहिए।